इन्फोएज के शेयरों में क्या चल रहा है और क्या इसमें निवेश का मौका बन रहा है। इस स्टॉक के साथ ही पूरे आईटी सेक्टर और शेयर बाजार के मौजूदा हालात के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर संतोष कुमार सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। थैंक यू संदीप जी फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन। थैंक यू। संतोष सर, आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट इन्फोएज के ऊपर थी। जैसा आपने देखा भी, ये कंपनी रिक्रूटमेंट से आय का बड़ा हिस्सा कमाती है और उसमें भी आईटी सेक्टर का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इससे पहले कि हम आपसे इन्फोएज के बारे में राय लें, पहले ज़रा आईटी सेक्टर के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मेरा पहला सवाल दरअसल आपसे यही है कि आईटी सेक्टर की मांग को लेकर आपका व्यू क्या है सर। पहली तिमाही के नतीजों में कंपनियों की जो आय ग्रोथ है उसको लेकर तो कोई ऐसी दिक्कत हमने देखी नहीं है। क्या आपकी भी इसी तरह की राय है? देखिए, जी हाँ, मेरी भी सिमिलर राय है, क्योंकि अगर आप कंपनियों के रिजल्ट देखें जो लेटेस्ट क्वार्टर में आए हैं, तो ईयर ऑन ईयर हमने सारे फिगर्स अच्छे हुए आते हुए देख रहे हैं। हम्म। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि सिक्वेंशियल बेसिस पे हम देखते हैं, वहाँ पर हमने जो बिग फोर आईटी कंपनीज हैं वहाँ पर थोड़ी सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हिट होते हुए देखी है। लेकिन चुनिंदा जो शेयर्स हैं जो कि मिड कैप आईटी में कह लें, या फिर हम लोअर लेवल ऑफ दी लार्ज कैप आईटी, वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे रुझान देखे थे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और जो हम्म। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हिट हुए हैं कंपनियों में, हम्म। उनके अच्छे होने के आसार हो सकते हैं। आपने सर मार्जिन में जो हिट है उसकी बात करी। मैं इनफैक्ट उसके बारे में आपसे पूछने वाला था कि इस सेक्टर को लेकर दरअसल 2-3 बड़ी दिक्कतें हैं और उसमें जो पहली दिक्कत है वो ये है कि इनके जो खर्च हैं वो बढ़ रहे हैं, जिससे मार्जिन में इनके दबाव देखने को मिला, जो कि काफ़ी बड़ी चिंता का कारण है। ये जो ट्रेंड है सर, ये क्या लंबा चलेगा या आपको लगता है कि छोटी अवधि के लिए ही है? देखिए, मुझे लगता है कि शायद ये छोटी अवधि के लिए होगा, क्योंकि मार्जिन में जो हिट हमने देखा है बेसिकली ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट में देखा है, और एट्रिशन हमने काफ़ी बढ़ते हुए देखा है, हम्म। और इसके कारण ये हिट हुआ है। लेकिन लगता है कि लॉन्गर टर्म में ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, और उसके बाद फिर जो है कंपनीज के अगर जितने भी मैनेजमेंट के अगर आप इंटरव्यू देखें, तो वहाँ पर भी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कह लें या रेवेन्यू ग्रोथ के फोरकास्ट को कह लें, तो काफ़ी आश्वस्त है मैनेजमेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सिनेरियो दिख रहा है वन ऑफ हो सकता है, या 1 to 2 क्वार्टर्स के बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगी आपको। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर के लिए मार्जिन्स भले ही दिक्कत है, लेकिन ये शायद शॉर्ट टर्म के लिए होगा, यानी कि 1 से 2 तिमाही के बाद हो सकता है कि आईटी सेक्टर के लिए जो कंपनियों के मार्जिन में कमी आ रही है वो शायद वापस फिर से उसमें सुधार देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर, आईटी सेक्टर के लिए दूसरी दिक्कत है रुपए की कमजोरी। वैसे तो कमजोर रुपया इन कंपनियों के लिए फायदेमंद माना जाता है, पर डॉलर इंडेक्स की जो मजबूती है उससे जो बाकी करेंसियों पर काफ़ी असर पड़ा है, उससे इन कंपनियों के ऊपर जो क्रॉस करेंसी हेडविंड्स आ रहे हैं वो शायद इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी चिंता है सर पूरे सेक्टर के लिए, जो क्रॉस करेंसी हेडविंड्स का इम्पैक्ट आ रहा है पूरे सेक्टर पे? देखिए, अगर पूरी क्रॉस करेंसी के लिहाज से देखें, चूंकि डॉलर इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया था इन दिनों, क्योंकि जिस तरह से यूएस में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हुए थे, हम्म। डिकेडल हाई पे थे, कई डिकेड्स के हाई पे थे, और उसके बाद वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चालू किए, हम्म। और यूरोपियन यूनियन में कह लें या फिर और देशों में धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। इसलिए आपको करेंसी में काफ़ी उथल पुथल दिख रहा था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जिस भी कंट्री में बढ़ता है वहाँ की करेंसी थोड़ी मजबूत होती है विज विद अदर कंट्रीज। तो वो चीज़ें लेकिन अब धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही हैं। सारी सेंट्रल बैंकर्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि रुपए में भी पुराने जो स्तर से वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है। हम्म। मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें थोड़े दिन के लिए होंगी, और चूंकि इन्फ्लेशन के कारण ये सारी चीज़ें को एडजस्टमेंट था, लेकिन अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन में जो मेन एलिमेंट था वो क्रूड हम्म। ऑयल था, और क्रूड ऑयल को हम गिरते हुए देख रहे हैं, ऊपरी स्तर से काफी गिरा है। केवल अभी जो चिंता का विषय है वो गैस के दाम है, और हम्म। गैस के दाम भी जिस तरह से लॉन्गर टर्म के लिहाज से देखने से लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से भी कूल ऑफ हो जाए। हम्म। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि ये शायद 1 to 2 क्वार्टर ही फिनोमेना हो, और लॉन्गर टर्म के लिहाज से सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये सारी एट्रिशन रेट कह लें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन कंपनियों के कह लें, ये सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। ओके, तो महंगाई एक चिंता थी, उसमें भी क्रूड ऑयल एक फैक्टर था जिस वजह से हमने देखा था कि महंगाई
काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी। अभी गैस की दिक्कत बाकी है, क्रूड ऑयल तो नीचे आ चुका है। तो ये जो आईटी कंपनियां हैं जिनमें हमने देखा था काफ़ी सारे इश्यूज थे, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लेकर हों, चाहे वो इनकी जो रुपए और जो करेंसी से लेके जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं 1 से 2 तिमाही तक और शायद चल सकती हैं, उसके बाद स्थिति जो है वो सामान्य हो सकती है। सर, आपने एट्रिशन की बात करी, इनफैक्ट मेरा तीसरा पॉइंट था जो कि इन कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, जो केवल चुनिंदा कंपनियों को अगर हम छोड़ दें तो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है ये एट्रिशन का इशू। जिस तरह की ऑर्डर बुक है इन कंपनियों की और जैसी टैलेंट की ज़रूरत है इस पूरे सेक्टर में, ये दिक्कत जल्द दूर होती नज़र आ नहीं रही है, जैसा कंपनियों ने अपने नतीजों के बाद अपनी कमेंट्री में भी मेंशन किया है। और इससे अगर आप देखें, जो इन्फो एज जैसी कंपनियां हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि ये कंपनियां रिक्रूटिंग के कारोबार में हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में सर, इन्फो एज पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, एट्रिशन जैसा कि हम देखें कि अगर इन्फोसिस जैसी जो कि एक बड़ी कंपनी है इंडिया में, वहाँ पर 27% के करीब एट्रिशन रहे हैं। और छोटी जितनी भी कंपनियां हैं, अगर आप 10,000 या 15,000 करोड़ के नीचे की कंपनियों को देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग हिट, प्रॉफिट मार्जिन हिट हुई है, क्योंकि एट्रिशन रेट काफ़ी बढ़े और एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी जगह दिक्कत है तो किसी न किसी कंपनी को इससे फायदे हो सकते हैं। तो जो रिक्रूटमेंट सेगमेंट में कंपनियां हैं वहां पर फायदे होंगे। लिस्टेड स्पेस में इन्फोएज या नौकरी.com है, जिसका कि अगर आप देखें उनके रिपोर्ट्स में तो तकरीबन 70% जो है इनकी आय का इनको रिक्रूटमेंट सोल्यूशन से मिलता है। और इन दिनों हमने तकरीबन 65% की बढ़ोतरी इनके बिलिंग में देखी है लास्ट ईयर से, जो कि ये सिंगल हैंडेडली शो करता है कि कहीं ना कहीं इस कंपनी को इस एट्रिशन रेट से काफी बड़ा फायदा हुआ है। और मुझे लग रहा है कि चूंकि ये सारी चीजें होंगी और भारत में रोजगार की सिचुएशंस और बढ़ने वाली हैं, पीएलआई की स्कीम कह लें, मैन्युफैक्चरिंग की सारी चीजें हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म में काफी फोकस बढ़ रहा है इंडिया में। और ये सारी चीजों को लेकर मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट है इनका, रिक्रूटमेंट सोल्यूशन सेगमेंट, वो काफी अच्छा कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ये कंपनी काफी अच्छा फायदेमंद होगी, इन्फो एज। सर, इन्फो एज पे जब आप कह रहे हैं कि एट्रिशन जिस तरह से आईटी सेक्टर में फैल रहा है, उनकी 70% आय वहीं से आती है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो लॉन्गर टर्म के लिहाज से या 1 साल के नज़रिए से इन्फो एज पे क्या टारगेट आप लेके चल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इन्फो एज में एटलीस्ट जो है, जिस तरह से हमने पहले तो करेक्शन देखा था, क्योंकि एट्रिशन है या फिर कह लें कि आईटी सेक्टर में जिस तरह की पिटाई हुई थी, क्योंकि यूएस में ऐसा माना जा रहा था कि रिसेशन होगा, और रिसेशन का बहुत बड़ा मार रिक्रूटमेंट कंपनियों को हो सकता है। लेकिन अब शायद चीजें ऐसी नहीं हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी जिस तरह से गिरावट हुई है, इसमें तकरीबन 30 से 40% के करीब का उछाल इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हो सकता है। केवल और केवल यही कारण नहीं है। अगर आप देखें तो इन्फोसिस जो कंपनी है वो स्टार्टअप कल्चर में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा निवेश है इनका, और काफी पहले स्टार्टअप के अगर हम कह लें तो पायनियर्स की तरह है ये कंपनी। इनके जो जो मैनेजमेंट में मिस्टर संजीव बिखचंदानी हैं, आपको ध्यान होगा कि जोमेटो में जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जब जोमेटो को कोई जानता नहीं था, और दीपेंद्र गोयल उस समय एकदम बहुत ही अर्ली स्टेज में थे, और इन्होंने उस कंपनी को, आप तो दिल्ली में रहते हो, आपको पता ही है, कनॉट प्लेस जैसे एरिया में जब संजीव बिखचंदानी एक बार गए और उनको रेस्टोरेंट खोजने की जरूरत हुई, तो उन्होंने इंटरनेट पे देखा और इस कंपनी के ऐप को देखा, और तुरंत विद इन अ वीक उनको लगा कि काफी अच्छी चीज हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। और विद इन अ वीक जो है उन्होंने मैनेजमेंट से मिला और उनको जो है फंडिंग का चेक पकड़ा दिया उन्हें। तो उनको इन सारी चीजों का काफी अच्छा नॉलेज भी है, और इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, अब पॉलिसी बाजार है उनका, 99 एकर्स देख लें, या फिर शिक्षा जैसी कंपनी है जो कि फॉरेन आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं इंडिया से काफ़ी पढ़ने जाते हैं उसमें, और इस क्वार्टर में अब बेटा पॉजिटिव हुई है शिक्षा। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर लगता है कि इनका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा करने वाला। और मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पढ़ रहा था, सुन रहा था, कि जिसमें कि मिस्टर भिक्षंगानी कह रहे हैं कि जोमेटो जैसी कंपनी में, जिनका कि एक सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, अभी भी मैनेजमेंट ये व्यू रखता है कि हम इसे बेचेंगे नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम कैश ले लेंगे तो कैश हमारा जो पड़ा रहेगा वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण उसकी वैल्यू घट सकती है, लेकिन अगर मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा तो फ्यूचर आउटकम्स जो हो सकते हैं उसमें बहुत बड़ी चीजें, मल्टीपल टाइम्स आपके पैसे हो सकते हैं, इसलिए। और वो काफी आश्वस्त हैं जोमेटो की स्टोरी को लेकर। सर, यही जो बिलीफ है ना इन्फो एज का,
जिस तरह से वो स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। जब आप इन्फोएज की बात करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, तो बिना स्टार्टअप्स की बात किए वो जो डिस्कशन है वो अधूरा रह जाता है। मैं इनफैक्ट जोमेटो और पॉलिसी बाजार दोनों के शेयरों में हमने जिस तरह का करेक्शन देखा, उसके बावजूद भी आप देखिए इस मैनेजमेंट का जो भरोसा है स्टार्टअप स्पेस को लेकर, उन्होंने अपना निवेश इन दोनों कंपनियों में बरकरार रखा है। अगर मेरी समझ सही है तो 15% के आसपास का निवेश ये दोनों कंपनियों में होल्ड करते हैं। लेकिन जिस तरह की गिरावट हुई है इन दोनों शेयरों में, इन दोनों शेयरों पर और स्टार्टअप स्पेस इन जनरल, उस पर आपकी राय क्या है सर? देखिए, जिस तरह से अभी भी भरोसा है और स्टार्टअप कल्चर अभी इंडिया में तुरंत अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे लग रहा है कि अगर आप इनके इन्वेस्टमेंट को देखें तो मुझे 500 करोड़ से ऊपर इन्होंने छोटे छोटे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो वो सारी चीज़ें एटलीस्ट स्टार्टअप कल्चर को डेवलप होने में, या फिर आप जो इन्वेस्टमेंट सीडिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट, उसको 5 to 10 ईयर्स के होराइजन्स में वो सारी चीज़ें भर कर आती हैं। और मैं देख रहा था कि बड़ी अच्छी अच्छी स्टार्टअप कंपनियों में इन्फोएज ने एटलीस्ट 500 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उनका। गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है, क्योंकि जितनी समझ रखते हैं मिस्टर संजीव बिखचंदानी या स्टार्टअप के बारे में, और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, ये सारी चीज़ें आई थिंक विल ऑगर वेल फॉर द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। और मुझे लगता है कि ये जो कल्चर है, जिस तरह से उन्होंने एक लीड रोल लिया है, और ये कंपनी मुझे लगता है कि एक इनक्यूबेटर जिसे हम कहते हैं कि वो सारी मतलब आइडियाज़ को जगह देने की और उसको समझने की और उसको अच्छी तरह से आकलन करके और उसके पूरी जर्नी में पार्टिसिपेट करने की जो प्रक्रिया है, उसको कंपनी काफ़ी अच्छी तरह जानती है और उसका एक अच्छा लाभ मिल सकता है। और इसीलिए मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस शेयर में कि आने वाले टाइम पे इसमें काफ़ी अच्छी वैल्यू अनलॉक हो सकती है। ठीक है, ये तो बात हुई इन्फोएज की। हमने पूरा जो आईटी सेक्टर है उसका सिनेरियो भी समझ लिया। लेकिन सर, आईटी सेक्टर में इस समय हम देख रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। हायर लेवल से जो स्टॉक्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। तो उसके बाद क्या लार्ज कैप्स आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, या फिर जो छोटी मुजोली आईटी कंपनियां हैं, कुछ बेस्ट पिक्स अगर आप हमारे दर्शकों के साथ लॉन्ग टर्म के लिए शेयर करें, चाहे लार्ज कैप स्पेस से या मिड कैप से, जहाँ जो भी आपको पसंद हो? देखिए, अगर मुझे लगता है कि ये जो क्वार्टर गया है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिलियंस का क्वार्टर है कह लें। और हमेशा ट्राइंग टाइम में कंपनियों को टेस्ट किया जाता है कि कंपनियां किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि इस ट्राइंग टाइम में थोड़ी निराशा ज़रूर हुई है हमको। लार्ज कैप जो 4 बिग आईटी कंपनी हैं, जो बिग 4 कंपनी है, जिसमें कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो ने सबसे ज़्यादा निराश किया। उसके बाद हम देखें तो अच्छा जो बड़ी कंपनी में था वो इन्फोसिस के नतीजे रिलेटिवली बेटर थे। लेकिन मिड कैप आईटी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है वहाँ पर। मार्जिन एक्सपेंशन देखने को अलबत्ता मिल रहा है और काफ़ी अच्छे ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशली हैं और ईयर ऑन ईयर हैं। और उसमें मुझे लग रहा है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो कि मोबिलिटी सेगमेंट में काम करती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपने काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी कर सकती है। LTTS एक कंपनी है जो कि LT की है, LT टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, माइंडट्री, ये कंपनियां काफ़ी अच्छी कर रही हैं और अच्छा करेंगी आने वाले टाइम पे, ऐसा लग रहा है। और दूसरी जो कि टाटा एलेक्सी है, चूँकि टाटा एलेक्सी में अगर आप देखें तो जहाँ पर कि बड़ी बड़ी कंपनियों में गिरावट देखने को मिली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर एक्सपेंशन है, मतलब कहते हैं ना फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, तो ये चीज़ देखने को मिली है टाटा एलेक्सी में। लेकिन वैल्यूएशन थोड़े कंसर्न है कि इस भाव पे क्या ये सारी ग्रोथ को फैक्टर किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर करेक्शन होता हो मार्केट में तो इन सारी कंपनियों में आपको निवेश करना चाहिए। अदरवाइज दूसरी जो 3 कंपनियां मैंने बताया, उस पे करंट मार्केट प्राइस से लेकर अगर फर्दर कोई फॉल होता है तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि आप लॉन्गर टर्म में इन्वेस्ट करें और एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। ठीक है, तो 4 कंपनियां संतोष जी हमें बता रहे हैं। मिड कैप आईटी स्पेस की कंपनी इनको पसंद है, जिसमें केपीआईटी टेक है, LNT टेक है, माइंडट्री है और उसके साथ साथ टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी हालांकि रनअप काफ़ी ज़्यादा हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन का वेट करें। और बाकी तीनों कंपनियां हैं, इनमें लॉन्गर टर्म के लिहाज से आप चाहें तो निवेश के जो मौके हैं वो आप तलाश सकते हैं और इन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए शामिल कर सकते हैं।